नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सुन रहे हैं ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज। आज हम बात करेंगे नेपाल की खूबसूरत यात्रा के बारे में और खास तौर पर हमारे बेंगलोर के मित्रों के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं हमारे कंपनी के डायरेक्टर आशुतोष सर। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते प्रिया। आप सभी दोस्तों को भी नमस्कार जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या इसे एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। मुझे आज नेपाल के बारे में बात करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी एक डेस्टिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं, जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। सर, नेपाल एज अ डेस्टिनेशन क्या है और आप बेंगलोर के लोगों को नेपाल टूर क्यों रेकमेंड करेंगे? देखो प्रिया, नेपाल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश है जो अपनी संस्कृति, समृद्धि, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसा ये देश आध्यात्मिकता और रोमांच दोनों का अनुभव प्रदान करता है। गोरखपुर से हमारा नेपाल का कनेक्शन बहुत पुराना है। पिछले 15 वर्षों से हम नेपाल का पैकेज देश और विदेश के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज के लोग यहाँ के नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल रिचनेस और एडवेंचर की वजह से यहाँ खींचे चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर जान के नेपाल के बारे में। बेंगलोर के ट्रैवलर का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो नेपाल कैसे जाएं और उनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप बताएंगे इस बारे में कुछ? ये सवाल बहुत अच्छा है प्रिया कि बैंगलोर के लोग नेपाल कैसे जाएं। बैंगलोर से नेपाल जाने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट और कन्वीनियंट वे है वो है बाई एयर का। आप बैंगलोर से काठमांडू की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। बैंगलोर से काठमांडू दिल्ली का कनेक्शन नहीं है, बट आप बैंगलोर से वाया दिल्ली या वाया कोलकाता फ्लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। बैंगलोर से काठमांडू के लिए वीकली फ्लाइट्स हैं, तो जो भी आपका ट्रैवल डेट है आप उसके हिसाब से अपनी डेट्स को देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट का कनेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कन्वीनियंटली आइदर वाया दिल्ली और वाया कोलकाता आप कनेक्शन ले सकते हैं और काठमांडू डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इसमें आप एक लंबी जर्नी से बचते हैं, और दूसरा ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर है। तो जो लोग कंफर्ट चाहते हैं वो तो ये ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल और बजट प्लान करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है बाई रोड का। बाई रोड के ऑप्शन में आप बैंगलोर से आप गोरखपुर का फ्लाइट कनेक्शन ले सकते हैं, या फिर बाई ट्रेन आप गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर से फिर हम आपकी जर्नी बाई रोड प्लान करते हैं और आपको बाई रोड यहाँ से नेपाल लेके जाते हैं। गोरखपुर से जो नेपाल का बॉर्डर डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 घंटे की दूरी पे आता है। उसके बाद आप बॉर्डर पे पेपर फॉर्मेलिटीज वगैरह करते हैं, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स एंड ड्राइवर वो आपको असिस्ट करते हैं। आपको वहाँ पे पेपर वर्क के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम टेक केयर करते हैं, एंड फिर आप वहाँ से आगे फर्दर अपनी नेपाल की जर्नी प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी आइटनरी में जनकपुर भी है तो आप दरभंगा एयरपोर्ट भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बैंगलोर से दरभंगा का भी कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। बट दरभंगा आपको तभी प्लान करना चाहिए अगर आपकी आइटनरी में जनकपुर है, क्योंकि दरभंगा से जब हम प्रोसीड करते हैं तो जो नियरेस्ट बॉर्डर आता है वो है जनकपुर का बॉर्डर। तो याद रखिए, जो सबसे कन्वीनियंट इंडियन सिटी है जहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं वो है गोरखपुर, क्योंकि आपको गोरखपुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी मिलता है और बैंगलोर से गोरखपुर की ट्रेन भी है। तो आप इन दोनों मीन्स से गोरखपुर पहुंच सकते हैं और फिर वहां से आगे की जर्नी प्लान कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी आइटनरी में जनकपुर भी है तो आप दरभंगा आ सकते हैं और वहां से भी आप अपनी नेपाल की यात्रा शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। बाय रोड और बाय फ्लाइट दोनों की क्लैरिटी अभी हमारे ट्रैवलर्स को मिल गई होगी। और डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है नेपाल जाने के लिए? इंडिया से नेपाल जाना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि नेपाल जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए एक वीज़ा फ्री कंट्री है। आपके इस सवाल के जवाब में मैं इसको 2 पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहूँगा। एक कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लगेंगे, और दूसरा अगर आप एनआरआई हैं
या फिर फॉरेन नेशनल हैं, तो वो कैसे होगा, आइए जानते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो इंडियन सिटीजन को वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपको अपनी नेशनैलिटी या सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, आइदर वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। मीन्स कि अगर आपको नेपाल ट्रैवल करना है तो आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा वो है वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा आधार कार्ड नॉट वैलिड, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई दूसरा इशूड आईडी कार्ड है नॉट वैलिड, पैन कार्ड नॉट वैलिड, और सिमिलर और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके ख्याल में हो लाइक ड्राइविंग लाइसेंस नॉट वैलिड। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गए एडल्ट्स के लिए। लेकिन अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, इन दैट केस अगर बच्चे का पासपोर्ट है वेरी गुड, लेकिन अगर बच्चा अभी एडल्ट नहीं है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, पासपोर्ट है नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी हैं, जो कि हैं कि बच्चा अपने आधार कार्ड पे ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उस आधार कार्ड के साथ उसे अपना स्कूल का आईडी कार्ड कैरी करना होगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे, बच्चे के स्कूल आईडी कार्ड और आधार कार्ड पे, जो पेरेंट्स का नेम लिखा हुआ है वो सेम नेम मैच करना चाहिए जो उसके साथ एडल्ट ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे के आईडी कार्ड पे आपके नाम की स्पेलिंग अगर मिसमैच हो जाती है तो फिर जो है वो आईडी नहीं कंसिडर होगी। तो ये इंश्योर करना है कि आपके बच्चे की आईडी पे जो आपका नाम है करेक्ट स्पेलिंग के साथ वही आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए और वही बच्चे के स्कूल आईडी कार्ड पे भी होना चाहिए। बस, तो आप सॉर्टेड हैं, आप नेपाल एंटर कर सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं और हसीन वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं, आपने अपनी इंडियन सिटीजनशिप ड्रॉप कर दी है और आप किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं, तो आपके ऊपर फॉरेन कंट्री का रूल लागू होता है और आपको नेपाल एंटर करने के लिए पासपोर्ट के साथ आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। आप नेपाल आने से पहले भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन नेपाल के इमिग्रेशन पोर्टल पे जाके, या फिर जब आप बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं तो वहां भी इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं, वहां पे वीजा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब आप अपनी कंट्री से फ्लाई करते हैं तो काठमांडू एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां से भी जो है आप वीजा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। कंडीशन इज कि आपकी कंट्री, आपके पास जिस कंट्री का पासपोर्ट है उनको नेपाल ने वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे रखी होनी चाहिए। इसकी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप नेपाल गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाकर के आप अपनी कंट्री की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या आप वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। थैंक यू सर। अभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी क्वेरीज हमारे ट्रैवलर्स की रिजॉल्व हो चुकी होंगी। तो सर अब हम बात करते हैं कि नेपाल में कौन कौन से पॉपुलर डेस्टिनेशन हैं जिसको हम विजिट कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। प्रिया, अगर बात करें नेपाल के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में तो मैं कहूँगा नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो सभी तरीके के ट्रैवलर्स को कैटर करती है। अगर कोई पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहता है तो नेपाल में स्पिरिचुअल और पिलग्रिमेज की बहुत सारी साइट्स हैं। अगर कोई सिर्फ लीजर के हिसाब से जाना चाहता है उसके लिए भी वहाँ पे ऑप्शंस हैं। अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो माउंट एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा जैसे पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे हैं और आप एडवेंचर एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कोई वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना चाहता है प्रिया, उसके भी ऑप्शंस हैं। मैं बताता हूं आपको काठमांडू के बारे में। काठमांडू नेपाल का सबसे प्राइम सिटी है, बिकॉज एक तो वो कैपिटल है और दूसरा काठमांडू सिटी जो है वो आपके पिलग्रिमेज साइट्स एंड नाइट लाइफ के लिए फेमस है। एग्जाम्पल, काठमांडू में श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, और डोलेश्वर महादेव टेम्पल भी है जिसे केदारनाथ जी का सिर कहा जाता है। इसकी स्टोरी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और आपको डोलेश्वर महादेव और केदारनाथ जी का कनेक्शन जो है आपको वहां मिल जाता है, आप आसानी से जो है देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे वैष्णोज हैं उनके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो है स्वामी जलानारायण, जिसे स्लीपिंग विष्णु भी कहते हैं, और ये टेम्पल भी काठमांडू में स्थित है। और अगर कोई बुद्धिज्म में बिलीव करता है तो उन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो है कोपन मोनेस्ट्री, स्वयंभूनाथ जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं, और बोधनाथ स्तूपा। तो जैसा मैंने कहा कि काठमांडू इज फुल ऑफ रिलीजियस
एंड स्पिरिचुअल साइट्स। बट अगर हम काठमांडू की बात करें तो इन काठमांडू वी हैव तामिल एरिया, तामिल मार्केट, जहां पे आप बेस्ट नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, कैसीनोज जा सकते हैं, डिस्कोज जा सकते हैं, पब जा सकते हैं। तो अगर कोई ट्रैवलर जस्ट फॉर लीजर एंड फन के लिए नेपाल आना चाहता है तो आप काठमांडू में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी हमने जाना काठमांडू के बारे में, बट नेपाल में एक पॉपुलर डेस्टिनेशन पोखरा भी है जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है। तो आप पोखरा के बारे में हमें कुछ बताइए। और सुना है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए वो काफ़ी फेमस है, तो इस बारे में आप कुछ बताइए प्लीज़। सही कहा प्रिया आपने कि पोखरा एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए तो फेमस है ही है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। पोखरा सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं फेमस है, पोखरा अपने आप में एक कंप्लीट साइट है। अगर मैं पोखरा के साइट सीइंग प्लेसेस के बारे में आपसे कहूँ तो वहाँ पे विंध्यवासिनी टेम्पल है, सेती रिवर है, डेविस फॉल है, गुप्तेश्वर केव है, फेवा लेक है, बरही टेम्पल है। ये सारे एक्सपीरियंसेस मिक्स हैं। अगर आपको नेचुरल सीनिक ब्यूटी देखनी है तो सेती रिवर, डेविस फॉल, गुप्तेश्वर महादेव केव, ये सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कल्चर और स्पिरिचुअलिटी देखनी है तो विंध्यवासिनी टेम्पल और बरही टेम्पल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फेवा लेक पे शाम को बरही टेम्पल की आरती होती है। इट इज़ जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव द गंगा आरती इन वाराणसी। तो अगर आप पोखरा में हैं तो शाम को फेवा लेक से विंध्यवासिनी टेम्पल की इस आरती को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जैसा आपने कहा एडवेंचर, तो अगर कोई शॉर्ट ट्रैक पे जाना चाहता है, लाइक आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है और आप एक हल्का सा ट्रैक प्लान करना चाहते हैं तो आप सारंगकोट का ट्रैक प्लान कर सकते हैं पोखरा से, जिसमें आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। अगर आपके पास एक दिन का समय है तो 1 नाइट 2 डेज के प्लान में आप घंटरुक और ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप का ट्रैक प्लान कर सकते हैं। अगर आप 3-4 दिन का टाइम है आपके पास और ट्रैकिंग में आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप भोरे पानी और पुनहिल का ट्रैक एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप सही में ट्रैकिंग एक्सप्लोर या एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैक एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोखरा में बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड अल्ट्रालाइट फ्लाइट भी एंजॉय कर सकते हैं। बंजी जंपिंग के लिए यहाँ 2 पॉइंट्स फेमस हैं, एक जो पोखरा में सारंगकोट के पास है और दूसरा पोखरा से थोड़ी ही दूरी पे स्थित कुसमा में है। तो इन दोनों ही जगहों पे आप बंजी जंपिंग एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर पोखरा और पोखरा के एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में जान के। सर इसके अलावा लुम्बिनी, मनोकामना और जनकपुर भी है, इसके बारे में भी आप कुछ बताइए हमें। ये तीनों ही प्लेसेस जो आपने नाम लिए, लुम्बिनी, मनोकामना एंड जनकपुर, ये तीनों ही प्लेसेस रिलीजियस साइटिंग प्लेसेस हैं। बट लुम्बिनी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है और मनोकामना एंड जनकपुर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है जो कि सोनौली बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। तो अगर आप बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं और लुम्बिनी विजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो कन्वीनियंट वे है वो वाया गोरखपुर है। आप वहाँ से आप आराम से लुम्बिनी विजिट कर सकते हैं। लुम्बिनी में जो भी टेम्पल्स हैं वो एक कन्फाइंड बाउंड्री के अंदर हैं। तो अगर आप लुम्बिनी जाते हैं तो वहाँ पे आपको माया देवी टेम्पल है वो आपको मिलेगा, जहाँ पे आप भगवान बुद्ध की जन्मस्थली को देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अशोका पिलर आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी मोनेस्ट्रीज बना रखी हैं, तो आप उन मोनेस्ट्रीज को विजिट कर सकते हैं और वहाँ की पूजा पद्धति और वहाँ के आर्किटेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि नाम से प्रतीत होता है मनोकामना देवी मंदिर, तो उस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि वहाँ अगर आप सच्चे मन से किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं माँ से तो वो आपकी मनोकामना पूरी होती है और इसीलिए उस मंदिर को मनोकामना देवी मंदिर कहते हैं। और जनकपुर की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, वो माता सीता का जन्म स्थल है और राजा जनक का किंगडम। तो अगर आप नेपाल जाते हैं, आपकी आइटनरी या आपका टूर इस तरीके से है कि उसकी इंपॉर्टेंस पिलग्रिमेज की है, तो मनोकामना एंड जनकपुर ये आपकी आइटनरी में मस्ट हैव प्लेसेस होने चाहिए। थैंक यू सर, हमें लुम्बिनी, मनोकामना और जनकपुर के बारे में बताकर। आशा करती हूँ कि जो बैंगलोर के हमारे ट्रैवलर्स हैं उनको इन प्लेसेस के भी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं मुक्तिनाथ के बारे में। तो आप हमें मुक्तिनाथ के बारे में कुछ बताइए।
और जो हमारे बैंगलोर के ट्रैवलर्स हैं वो मुक्तिनाथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या है इम्पोर्टेंस मुक्तिनाथ का? यस, मुक्तिनाथ टेम्पल अगेन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइटिंग प्लेस है नेपाल के अंदर, जो हमारे इंडिया से काफ़ी कनेक्टेड है। मेरी इस बात से जितने भी वैष्णोज हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात से 100% रिलेट करेंगे, क्योंकि मुक्तिनाथ टेम्पल का कनेक्शन हमारे दिव्य देशम टेम्पल्स के साथ होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा बिलीव किया जाता है कि दिव्य देशम टेम्पल के अंदर 108 प्लेसेस हैं जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसमें से सिर्फ 106 ऐसे हैं जो इस धरती पे, अर्थ पे अवेलेबल हैं, और उन 106 में से 105 इंडिया के अंदर हैं, और ये एक इकलौता ऐसा प्लेस है जो नेपाल में है। और जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर आपने इस मंदिर को विजिट किया और यहाँ के डायटी के दर्शन आपने किए, तो आप अपने जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस जगह को मुक्तिनाथ कहा जाता है। जब आप मुक्तिनाथ टेम्पल आते हैं तो यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल है वो है यहाँ की 108 जो वाटर स्पाउट्स हैं, जो धाराएं हैं पानी की, आप उसमें स्नान करते हैं। फिर उसके बाद 2 कुंड हैं, आप उन दोनों कुंडों से पार होते हैं और फिर जाके डायटी के दर्शन करते हैं। तो ये अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव है, और ये एक्सपीरियंस हर एक वैष्णव जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं और आपके पास टाइम है, तो मुक्तिनाथ आप अपनी आइटनरी में जरूर इंक्लूड कीजिए। मुक्तिनाथ के बारे में भी जान के बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर। सर, अभी तक हमने बात किया पिलग्रिमेज प्लेसेस और एडवेंचर प्लेसेस के बारे में। अगर कोई वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, तो उनके लिए क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं नेपाल में? यश प्रिया, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नेपाल सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। तो अगर कोई वाइल्ड लाइफ लवर है तो उनके लिए नेपाल में ऐसे 3 प्लेसेस हैं जिनको वो अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आई विल गो विद सागरमाथा नेशनल पार्क, दूसरा बरदिया नेशनल पार्क, और तीसरा चितवन नेशनल पार्क। इसमें से इंडियन ट्रैवलर के द्वारा जो सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है नेशनल पार्क, वो है चितवन नेशनल पार्क, क्योंकि एक तो इसे पोखरा और काठमांडू के आइटनरी के साथ इजीली कंबाइन किया जा सकता है, और ये फेमस है यहाँ पे वन हॉर्न राइनो और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो अगर आप भी एडवेंचर लवर हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप चितवन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एल्स यू हैव ऑप्शन टू एक्सप्लोर सागरमाथा नेशनल पार्क और बरदिया नेशनल पार्क। सर, ये तो हमने जाना नेपाल के पॉपुलर डेस्टिनेशन के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, और आगे हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में। जैसा कि आप कहते हैं कि नेपाल में 3 स्टार से 5 स्टार तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जो कि हम कस्टमर को सर्व करते हैं। तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारी तो ये स्पेशलिटी है कि हम अपने ट्रैवलर को हर बजट में एक क्वालिटी एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 स्टार होटल के साथ जाएं। 3 स्टार होटल में आपको बेसिक नीट एंड क्लीन हाइजेनिक रूम्स मिल जाते हैं, इंडियन फूड आपको मिल जाता है, और खास करके जो नेपाली हॉस्पिटैलिटी है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमी ट्रैवलर हैं और आप इसके नीचे की कैटेगरी में प्लान करते हैं, उसके भी ऑप्शंस नेपाल में अवेलेबल हैं। लेकिन नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एटलीस्ट 3 स्टार होटल के साथ जाएं, जो आपके लिए सेफ एंड कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेपाल के अंदर बजट होटल्स या धर्मशालाज में स्टे करते हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस, आप उस तरीके के भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो आई विल गो विद 4 स्टार होटल, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, जकूजीज, स्पाज, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और सिटी सेंटर, ये सारे होटल्स आपको मेन सिटी सेंटर के आसपास मिल जाएंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, आपका बजट अलाउ करता है, एंड आप एक कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप 4 स्टार होटल के साथ जाएं। लेकिन अगर आपका प्लान लग्जरी का है, आप एक ऐसे होटल में स्टे करना चाहते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स में आपको मल्टी कुजीन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हों, देन आई विल से यू शुड गो विद ओनली 5 स्टार प्रॉपर्टीज। आपको नेपाल के अंदर ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल चेन मिल जाएंगे, बीट रमादा, बीट हयात, बीट मैरियट, ऑल द होटल चेन्स आर अवेलेबल इन नेपाल। बहुत बढ़िया सर, इससे हमें क्लैरिटी आ गई है कि
अगर कोई ट्रैवलर बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए 3 स्टार का ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर कोई कंफर्ट एंड लग्जरी चाहते हैं तो उनके लिए 4 एंड 5 स्टार का ऑप्शन अवेलेबल है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फीमेल्स को शॉपिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो आपने अभी तक शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम जानना चाहते हैं कि नेपाल में शॉपिंग के लिए कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन-कौन से मार्केट हमें विजिट करनी चाहिए शॉपिंग के लिए? शॉपिंग के लिए प्रिया मैं एक चीज़ के लिए आपको कॉशन करना चाहूँगा। अनलाइक जैसे पहले लोग नेपाल ट्रैवल करते थे तो स्पेशली उनका पर्पज़ ही होता था शॉपिंग का, कि वो नेपाल जाते थे, वहाँ से अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या वुलन आइटम्स परचेज करते थे, लेके आते थे। बट ऑलमोस्ट आज के दिन में नेपाल के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मोस्टली जो है वो मेड इन चाइना अवेलेबल हैं, जो आपको जो सेम या इक्विवेलेंट आपको इंडिया में मिल जाते हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाई करें, परचेज करें, और ना ही कोई वुलन आइटम। यस, अगर आपको लेदर की समझ अच्छी है, आप पहचान सकते हैं, तो एक लेदर जैकेट जो है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेपाल के अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी का लेदर जैकेट मिल जाता है। बट अगेन दिस डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। बट यस, नेपाल से आपको क्या शॉप करना चाहिए, इसकी शॉपिंग करनी चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप वहाँ से रुद्राक्ष, शेवोनियर्स, गिफ्ट आइटम्स, ये सारी चीज़ों की शॉपिंग करें और ये परचेज करें। रुद्राक्ष परचेज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे काठमांडू से परचेज करें, और वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप से ही। ये कहाँ मिलेंगे आपको? जब आप काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट करते हैं तो टेम्पल के अराउंड आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और कुछ नहीं हैं। तो बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, योर प्रेफरेंसेस, आप इनमें से किसी भी शॉप से आप रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि नेपाल के रुद्राक्ष की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये चीज़ वहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी शॉपिंग करनी है, लाइक पश्मीना शॉल, जो वहाँ का ओरिजिनल लोकल मेड होता है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो सिंगिंग बाउल्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप वुडन हैंडीक्राफ्ट ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोखरा के मार्केट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि वहाँ पे मार्केट आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलता है। पोखरा में आपके पास टाइम भी होता है, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरीके की शॉपिंग करनी है, आप अपने शॉपिंग प्लेस को चूज कर सकते हैं और अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने अभी शॉपिंग के बारे में जाना कि कौन-कौन से प्लेसेस हम विजिट कर सकते हैं, कौन-कौन से चीज़ें हम परचेज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूड की, कि फूड एक्सपीरियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नेपाल में हमें लोकल फूड कौन से ट्राई करने चाहिए? नेपाल का खाना तो बहुत टेस्टी है, और खास करके इंडियन टेस्ट बड के लिए तो वाह। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम इंडियंस जहाँ कहीं भी जाएं, हमें अपना इंडियन फूड चाहिए होता है। तो अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपने बैंगलोर के फ्रेंड से, तो यस, आपको साउथ इंडियन फूड मिल जाता है, लेकिन ये आपको पोखरा, काठमांडू, चितवन या जनकपुर, इन जगहों पे ही मिलेगा। अगर आप अपना साउथ इंडियन फूड ऑन द वे ट्रांजिट में कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सॉरी, उसके ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। बट यस, आपको प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना लंच वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के प्रेफरेंसेस हैं कि आपको जैन फूड चाहिए, या आपको महाराष्ट्रियन फूड चाहिए, या किसी भी और तरीके के फूड प्रेफरेंसेस हैं, तो यस, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल के अंदर आपको स्पेसिफिक इंडियन रीजनल फूड्स मिल जाते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप नेपाल में हैं तो नेपाली फूड को ज़रूर ट्राई करें। वहाँ की दाल भात तरकारी तो वाह, डिलीशियस। ये वन ऑफ माय फेवरेट है। मैं जब भी नेपाल में होता हूँ तो मैं नेपाली थाली ज़रूर ट्राई करता हूँ, मज़ा आ जाता है। इसके अलावा आप मोमोज, थुपका, सल राइस, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, अभी तक जो भी आपने बताया है, ये सब सुन के तो मैंने मन बना लिया है नेपाल जाने का, बट उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनका भी मन बन गया होगा कि वो एटलीस्ट एक बार नेपाल ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो अगर जो हमारे बैंगलोर के ट्रैवलर्स हैं, अगर वो नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बुकिंग का क्या प्रोसेस है? इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, बुकिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अगर आप अपनी नेपाल की यात्रा प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करें, तो आप हमारी वेबसाइट www.ashirwadholidays.in
पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैकेजेस प्रपोज कर देंगे और आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे ग्रुप टूर के ऑप्शंस भी मिलते हैं, क्योंकि हम ग्रुप टूर और साथ ही साथ कस्टमाइज टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, या एक ऐसे कपल हैं या इंडिविजुअल हैं जो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई कंपेनियन हो, तो आप हमारे ग्रुप टूर का ऑप्शंस एंजॉय कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। हमें कनेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। एंड देन हमारी नेपाल की एक्सपर्ट टीम आपको असिस्ट करेगी आपका नेपाल टूर प्लान करने के लिए। सर, लास्ट में कोई स्पेशल टिप बेंगलोर के ट्रैवलर्स के बारे में? हाँ, इम्पोर्टेंट टिप्स में मैं कुछ चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आप नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, तो आपको किस टाइम पे विज़िट करना है। तो नेपाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसे आप थ्रू आउट द ईयर प्लान कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि मानसून के टाइम पे अवॉइड करें। नॉर्मली जून, जुलाई और अगस्त का महीना, क्योंकि इस टाइम पे बारिश होता है, तो कई बार आप बारिश के वजह से साइटसीइंग में नहीं निकल पाते हैं, या बारिश की वजह से कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया या कोई और दिक्कत आ गई तो आप रास्ते में फंस सकते हैं। तो इन 3 महीनों को अवॉइड कीजिए। इसके बाद आप पूरे 9 महीने नेपाल में आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं और जा सकते हैं। अगर आपकी आइटनरी में मुक्तिनाथ है तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे वार्न करना चाहूँगा कि विंटर्स में मत प्लान कीजिए। रीज़न भी, क्योंकि मुक्तिनाथ अप्रॉक्स 3170 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, और विंटर्स में यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है। फ्लाइट्स चलती नहीं है, और बाई रोड अगर आप जाते हैं, और कई बार स्नोफॉल की वजह से वहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अगर मुक्तिनाथ आपकी आइटनरी में है तो मैं कहूँगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीने को अवॉइड कीजिए, और उसके बाद या उसके पहले आप आराम से मुक्तिनाथ के साथ अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं और जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप नेपाल की यात्रा प्लान कर रहे हैं, आपने बुकिंग्स कर ली हैं, तो घर से निकलने से पहले 3-4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। पहला, कि आपकी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने प्रॉपर्ली रख लिया है। हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कई बार हमारे ट्रैवलर्स एयरपोर्ट पे पहुंचे और पता लगा कि उनका पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड तो घर ही छोड़ा है, वो सिर्फ आधार कार्ड लेके चले गए, जिसपे कि वो ट्रैवल नहीं कर पाए, और उनका एयरलाइन का, फ्लाइट का सारा पैसा नुकसान हो गया। फिर उन्हें अल्टरनेट मीन से अपनी नेपाल की यात्रा करनी पड़ी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप निकलने से पहले इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें कि आपकी जेब में या आपने जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसमें आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी है, अगर आपके साथ बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो, और साथ ही साथ आपके लिए जो एलिजिबल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने रखे हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो रेगुलर मेडिकेशन पे हैं तो आप अपनी रेगुलर मेडिसिन ज़रूर कैरी करें, और सफिशिएंट अमाउंट में कैरी करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मेडिसिन आप यहाँ ले रहे हैं वो आपको नेपाल में ना मिले। ये दूसरी चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, अगर आप मुक्तिनाथ प्लान कर रहे हैं तो मुक्तिनाथ में आपको ठंड मिलेगी, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस महीने में जा रहे हैं। तो आप हमेशा अपने साथ वुलन क्लोथिंग ज़रूर कैरी करें अगर आप मुक्तिनाथ प्लान कर रहे हैं तो। एंड फाइनल टिप ऑन शॉपिंग, कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप बार्गेन कीजिए, बट किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए, आप उनके साथ उलझिए मत। आप किसी शॉप में हैं, आपको कुछ परचेज करना है, सामने वाले शॉपकीपर ने आपको एक प्राइस ऑफर की है, आपको समझ में आता है आप परचेज करेंगे, एल्स आप उनको एक काउंटर ऑफर देंगे। अगर उनके समझ में आता है वो आपको येस बोलेंगे, देन डील इज डन। एल्स आप वहाँ से मूव ऑन कीजिए, नेक्स्ट शॉप पे जाइए, वहाँ पे आपको उससे झगड़ा करना या किसी तरह की कोई कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, सो यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम एंड यू हैव टू बी सेफ। तो लास्ट मैसेज बेंगलोर के ट्रैवलर्स के लिए। बैंगलोर के सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि नेपाल एक ट्रिप नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। माउंटेन की पीस, स्पिरिचुअलिटी का अनुभव और नेचर के साथ कनेक्शन, ये सारा सब कुछ आपको नेपाल में एक साथ मिल जाता है। और हम आशीर्वाद हॉलीडेज में ये इंश्योर करते हैं कि आपके ट्रिप का हर एक मोमेंट मेमोरेबल हो और ये पूरी ट्रिप आपके लिए हैसल फ्री हो। अगर ये पॉडकास्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें फीडबैक दें।
नेपाल जाने का प्लान है तो आशीर्वाद हॉलीडे से जरूर संपर्क करें। थैंक यू प्रिया, और सभी लिसनर्स को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय शंभू। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए एक्साइटिंग डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शंभू।